अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो हम चैप्टर नंबर 17 में सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है। हमने देखा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं वो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। कौन से जो है उनको डिफॉर्म किया जा सकता है और कौन से जो ब्रिटल सब्सटेंसेस होते हैं, इस तरह से हमने पढ़ा कि कौन से जो डक्टाइल सब्सटेंसेस हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। हमने सॉलिड्स को 3 तरह के सब्सटेंसेस में चेंज कर दिया। कुछ सॉलिड्स जो हैं वो कंडक्टर्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, कुछ में से पास नहीं करते उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं, और कुछ जो है वो दरमियान में होते हैं। समटाइम्स वो कंडक्ट करते हैं और समटाइम्स वो कंडक्ट जो है वो नहीं करते, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, कि हम देख लेते हैं क्या है कि उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसमें नहीं पाई जाती। या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेट हम किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके आए, तो आया कि क्या वो ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेट के साथ चिपक सकता है, अटैच हो जाता है या नहीं अटैच होता। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा और वैसे भी आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि जब भी हम मैग्नेट को आयरन के पास लेके आते हैं तो उसके साथ तो चिपक जाता है, लेकिन कभी भी मैग्नेट जो है वो लकड़ी के साथ नहीं चिपकता, या जो है वो किसी बाकी कुछ मेटल्स होती हैं उनके साथ वो नहीं अटैच हो पाता। तो वो जो चीज़ें हैं वो सारे का सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से रिलेट करता है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में बता रहे हैं कि आया के अंदर क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें जो है वो मैग्नेट हो सकती हैं या जिनको मैग्नेट बनाया जा सकता है, और कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं रखती और वो क्यों नहीं रखती, वो सारे के सारे हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगेगा। तो जैसे लास्ट में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी बार मैग्नेट की एंड मूविंग चार्जेस की, दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट हमें पता नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू होती हैं, साउथ पोल पे ख़त्म होती हैं। इस तरह से हमने देखा कि जहाँ पे करंट पास कर सकता है या कर रहा होता है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। हमने सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, हमने सिंगल लूप की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, और हमने कंपेयर करके देखा कि अगर लॉन्ग बार हम लेते हैं, मैग्नेट लेते हैं एक बड़े वाला, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट कर रही होती है। और अगर हम छोटा बार मैग्नेट लेते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक सिंगल लूप की मैग्नेटिक फील्ड के जैसी होती है, ठीक है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेट हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो करंट्स की वजह से होती हैं। करंट मतलब मूविंग चार्जेस की वजह से होती हैं। तो ये ऐसा सोचा जा सकता है और इसका ओरिजिन जो है वो फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारा लिख के बता भी दिया हुआ कि ये किस तरह से है। फिगर 17.15 के आगे लिखा हुआ है, दिस सिमिलैरिटीज बिटवीन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्स एंड करंट्स अर्जेस एन इंक्वायरिंग माइंड टू थिंक दैट ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट्स मे बी ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट, यानी कि मूविंग चार्जेस की वजह से। अब व्यू फर्स्ट हेल्ड बाय एम्पियर, तो ये सबसे पहले जो चीज़ सोची वो एम्पियर ने सोचा था ये सब कुछ। द आइडिया वाज नॉट कंसिडर्ड वेरी फेवरेबली, तो एम्पियर के ये जो लॉ था या जिसने वो जो सोच रख रहा था कि ये सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्जेस की मोशन की वजह से हो रही है, तो इसको इतना फेवर नहीं किया गया। लोगों ने कहा कि नहीं ये ठीक बात नहीं कर रहा, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नॉट नोन एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे हमें एटम का स्ट्रक्चर पता नहीं था। हमें नहीं पता था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है या उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट में मूव करते हैं या उसके अंदर ही होते हैं, एट्सेट्रा। तो जब चीज़ हमें एटम्स का स्ट्रक्चर पता नहीं था, इसलिए उसकी बात को माना नहीं गया, उसको इग्नोर कर दिया गया। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब हमें क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर पता है, तो अगर हम स्ट्रक्चर को सामने रखते हैं, हमें पता है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, दरमियान में उसके सराउंडिंग पे ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो एम्पियर का व्यू था वो बेसिकली करेक्ट है। तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम कैन अराइज फ्रॉम टू मोशंस। जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है ऑर्बिट्स में वो दो तरह की होती है। एक तो वो ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं जिसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, साथ ही साथ वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन भी कर रहे होते हैं।
तो दो तरह की मोशन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह से जो मोशन है 2 टाइप्स की है, दैट मीन्स वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो इन दोनों टाइप की मोशन की वजह से पैदा हो सकती है। ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक एन एटॉमिक साइज लूप। एक इलेक्ट्रॉन जब वो एक ऑर्बिट में मूव करेगा तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे कि हमारे पास एक लूप है, ठीक है, और उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। लिहाजा उस एक ऑर्बिट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड के जैसी ही होगी। सेकेंडरी ईच इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग अ स्पिन motion that also gives rise to a magnetic field. The net magnetic field created by the electrons within an atom is due to the combined field created by their orbital motion and spin motion. दोनों मोशन की वजह से जो फील्ड पैदा होती है दोनों का सम जो है वो फिर एटम की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाता है। सिंस देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, हमें पता है कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता बल्कि ज़्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे होते हैं और स्पिन मोशन भी कर रहे होते हैं। तो अगर उनकी ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन इस तरह से है कि दोनों जो हैं एक दूसरे की फील्ड को सम अप कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं, तो उस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो मौजूद होगा। लेकिन कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जहाँ पे ऑर्बिटल वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो स्पिन वाली मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं, तो वहाँ पे उस मटेरियल्स में मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो मटेरियल जो है वो नॉन मैग्नेटिक कहलाएगा, मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। तो कहते हैं एन एटम इन विच देयर इज़ अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ टीनी मैग्नेट। एक ऐसा एटम जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को इन्हेंस कर रही होती है, वो एक टीनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगा, और उस एटम को बाकी एटम्स के साथ जब हम मिलाएंगे तो उस सब्सटेंस का पूरा बिहेवियर हमारे पास सामने आ जाएगा। मैग्नेटिज्म इज देयर फॉर ड्यू टू दी स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग दी न्यूक्लियस एंड इज दस अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। क्योंकि सारी सब्सटेंसेस में एटम्स होते हैं, सारी सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर होते हैं और स्पिन मोशन कर रहे होते हैं, लिहाजा ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो सारी की सारी सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद हो सकता है। It may be mentioned that the charged nucleus itself spins give rise to a magnetic field. However, it is much weaker than that of the orbitals electrons. जो स्पिन मोशन होती है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो बहुत कम होती है, वीक होती है, जबकि ऑर्बिटल मोशन वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती है। However, it is much weaker than that of orbital electrons. Thus, the source of magnetism of an atom is the electrons. और साथ में वो बता रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से भी फील्ड पैदा होती है, लेकिन वो बहुत वीक होती है, तो उनको हम कंसिडर में नहीं रखते। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसको हम कंसिडर करते हैं। एक्सेप्टिंग दिस व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, इट इज़ कंक्लूडेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। द नॉर्थ पोल इज़ मेयरली वन साइड ऑफ अ करंट लूप। एक नॉर्थ पोल को या एक साउथ पोल को हम अलहदा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा उस लूप के दोनों साइड पे, एक साइड पे नॉर्थ पोल बन जाता है और एक साइड पे साउथ पोल बन जाता है, तो दोनों जो हैं वो इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक सिंगल पोल जो है अलहदा से एग्जिस्ट नहीं करता। तो कहते हैं इस तरह से जब हमारे पास दोनों मोशंस को हम कंसिडर करते हैं, दो तरह के केस हमारे पास आते हैं। कौन से केसेस? या तो दोनों स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो है एक दूसरे को इन्हेंस अप करेंगी, सम अप करेंगी, या दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। अगर सम अप करेंगी तो उस एटम के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एटम के अंदर ख़त्म होगा तो मटेरियल के अंदर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो सब्सटेंस हमारे पास आएगी उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे, और वो उसको कहेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा नहीं हो रही। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो एग्जांपल हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई हुई हैं, वाटर, कॉपर, बिस्मथ और एंटीमनी। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें दोनों फील्ड जो है वो सम अप होके कुछ ना कुछ हमें रिजल्टेंट मिल जाता है और सपोर्टिव होती हैं दोनों फील्ड्स, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फिर आपके पास कहते हैं कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं, कॉपर, निकल और क्रोमियम ऑक्साइड एंड अल्निको। अल्निको क्या है? एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का एलॉय है, ठीक है। इन विच द एटम्स कोऑपरेट विद ईच अदर इन सच अ वे सो एज टू एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट।
इन सब्सटेंसेस में जो एटम्स होते हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड आपस में मैचअप होके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देती है, इसलिए इनको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत दिलचस्पी के हामिल होते हैं। तो कहते हैं रिसेंट स्टडीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव शोन दैट देयर एग्जिस्ट इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्मॉल रीजन्स called domains. The domains are of macroscope size of the order of millimeters of or less, but large enough to contain 10 per 12 to 10 per 16 atoms. अब यहाँ पे इनका मतलब क्या है, डोमेन्स का मतलब क्या है कि एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के एक हिस्से में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी होगी। तो उस वाले रीजन को कहते हैं, वो कहते हैं लार्ज साइज़ का होता है, मिलीमीटर में हो सकता है या मिलीमीटर से कम भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा ज़रूर होगा जहाँ इतने एटम्स उसमें आ सकते हैं। और जब इतने एटम्स एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे तो उस रीजन में एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, और इस चीज़ को कहते हैं डोमेन। और ये आपको यहाँ पे साइडों पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक सब्सटेंस के डिफरेंट पोर्शन बना दिए हैं, और आपको ये जो एरो साइन है इधर से नज़र आ जाएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ये वाली है। नॉर्थ पोल साइड पे हेड होता है और साउथ पोल पे ख़त्म हो जाता है। तो कहते हैं जी ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज टू सैचुरेशन। हर डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ईच डोमेन बिहेव अ स्मॉल मैग्नेट विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। हर डोमेन का अपना नॉर्थ पोल होता है और अपना ही साउथ पोल होता है, लेकिन जो टोटल आपकी पूरी सब्सटेंस होगी उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो आपस में कैंसिल आउट कर रही होंगी एक दूसरे को। कुछ जो है वो फ़र्ज़ कर लें उनका नॉर्थ और साउथ जो है वो एक डायरेक्शन में है, तो एक ऐसा रीजन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका नॉर्थ और साउथ इस वाले के अपोजिट होगा। तो कहते हैं सो दैट द नेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ साइजेबल स्पेसिमेन इज़ ज़ीरो व्हेन द स्पेसिमेन। लेकिन जब इस तरह के स्पेसिमेन को, इस सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, जब एक्सटर्नल इफेक्ट उन पर लगेगा तो एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से सारी की सारी डोमेन्स जो हैं वो अरेंज हो जाती हैं, और अरेंज होकर सबका नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। और जब वो सारे की सारी स्पेसिमेन के अंदर डोमेन्स की जो डायरेक्शंस हैं एक जैसी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हो गई है, मैग्नेट बन गई है। जैसे कि आप किसी मैग्नेट को आयरन के पास लेके जाएं तो आयरन की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है और दोनों चीज़ें आपस में अटैच हो जाती हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो आयरन है वो भी मैग्नेटाइज हो गया है और वो दूसरे वाले परमानेंट मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के केस में जो सब्सटेंस होती है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, और इस तरह के मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सोलिनॉइड एंड स्पेसिफिन ऑफ आयरन इनसाइड इट दस मेक अ पावरफुल मैग्नेट एंड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आयरन जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि इसकी डोमेन्स जो है इजीली अरेंज हो जाती हैं and on applying an external field and also readily return to random position। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जाए, मैग्नेट से उसको अलहदा कर दी जाए, तो फ़ौरन से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। जबकि स्टील के केस में ऐसा नहीं होता। आप देखिए, अगर आप घर में भी ट्राई करके देखें, किसी मैग्नेट को आप स्टील के साथ अटैच करें तो वो फ़ौरन से अटैच नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अटैच हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अटैच हो जाएगा फिर उसको मैग्नेट को स्टील से सेपरेट करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल आपके पास साथ हो जाता है। वो क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि स्टील जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, वो जल्दी से अरेंज नहीं होती, उसकी डिमेंस जल्दी से अरेंज नहीं होती। लेकिन जब एक दफ़ा अरेंज हो जाए फिर वो जल्दी से जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाती। तो इसीलिए इसको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अनदर सच मटेरियल्स इज़ अ स्पेशल अलॉय ऑफ एल्निको 5। एल्निको 5 भी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है और इनको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फाइनली इट मस्ट बी मैंशन दैट द थर्मल वाइब्रेशंस नीड टू डिस्टर्ब द ऑर्डरलीनेस ऑफ द डोमेन्स। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर की बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी रैंडम मोशन इंक्रीज़ करेगी।
उस वजह से जो तरतीब अंदर आती है, ऑर्डर होता है डोमेन्स का, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो एक मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स प्रिजर्व द ऑर्डरलीनेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, लेकिन जब उनको हीट अप किया जाता है तो उनकी थर्मल मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है एटम्स की। दिस प्रोसेस बिगन्स टू अकर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, वो उनमें ऑर्डर कायम नहीं रह पाता, ठीक है, कोई डोमेन्स फिर उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाती। उस पॉइंट पे जाके एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाती है और उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। या आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको आपने अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। और क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे आपके पास जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं पैरामैग्नेटिक बन जाती हैं। और क्यूरी टेम्परेचर आयरन के केस में 750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 750 से नीचे तक वो फेरोमैग्नेटिक ही रहेगा। जैसे ही 750 पहुंचेगा तो आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे आपको डू यू नो में बताया हुआ है मैग्नेट मेड आउट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स कुड बी यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क्स and components in computers, mobile phones, TVs, motor generators and data storage devices. Circuit can make use of ceramic magnets that do not conduct electricity. तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।